CAPFAC 2026 के जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हो जो ऑलरेडी रिटेन कभी क्वालिफाई कर चुके हो या इवन 25 में रिटेन क्वालिफाई किए हुए हो, और फिर भी आपको जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं देख लेते हो आपको प्रिपेयर करते रहना चाहिए। या कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हो जो क्लोज पे हो, जिनको लगता है कि फ्यू क्वेश्चन सही हुआ होता पेपर वन में तो मेरा रिजल्ट हो गया हुआ होता, या शायद पेपर टू में कुछ पार्ट हम कंप्लीट ना कर पाए, वैसी सिचुएशन। तो हर टाइप के जो कैंडिडेट्स हो अलग अलग कंडीशन में, तो आपके पास 100 डेज का क्या प्लान होना चाहिए। अब देखो, 100 डेज प्लान का मतलब है कि अब वैसे देखा जाए तो अभी आपका आज का दिन बाकी है, तो आज का दिन यदि ऐड कर लो और 19th को आपका 19th जुलाई को एग्जाम है, तो उस दिन का छोड़ दो, आज का ऐड कर लो तो आपके पास 99 डेज है। और आज का भी छोड़ दो, उस दिन का छोड़ दो तो 98। इस वजह से मैंने ये स्टार करके 100 डेज। वैसे देख, अरे दोनों डे ऐड करोगे तो 100 डेज है, लेकिन उस दिन को तो ऐड नहीं करोगे। और आज का यदि डेट को ऐड कर रहे हो तो 99, और आज का छोड़ दे रहे हो तो आपके पास 98 डेज है। तो इसमें आपको क्या करने की जरूरत है। जो भी सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं उनके मोर और लेस प्रिपरेशन हमेशा चलते रहते हैं। देर आर फ्यू कैंडिडेट्स की जब एग्जाम आता है, बहुत नजदीक आता है, तब वो जानते हैं। लेकिन वो एक्सेप्शनल होते हैं कि दूसरे और एग्जाम में उन्होंने अच्छा किया हुआ, उनका कंडीशन अच्छा है, उनका लेवल अच्छा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो वो कर लेते हैं। लेकिन जो मीडियम रेंज के कैंडिडेट हो, मीडियम रेंज इन द सेंस कि आपको काफी मेहनत करने की जरूरत होती है, तो आपको लंबे समय प्रिपरेशन करने की जरूरत होती है। लंबे समय का मतलब है कि आपको 1 साल 1.5 साल की मेहनत की आवश्यकता होती है, कभी कभी 2 साल की मेहनत की आवश्यकता होती है। कुछ आप में से ऐसे बच्चे हो जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हो फिर भी नहीं हुआ है, तो आपको एनालाइज करना चाहिए कि यस कहाँ हमसे मिस्टेक हुआ है, और उसको रेक्टिफाई करके, उसको करेक्शन करके, जो एरिया आपका पुअर है वहां थोड़ा सा मेहनत करो। कुछ इसमें से काम आपको करने की जरूरत है। आप अपने अनुसार अपने बेस पे ये करो। सबसे पहली बात है, बेसिक मस्ट बी क्लियर, चाहे वो आपका पेपर वन हो या पेपर टू हो। जैसे पेपर वन है, पेपर वन में अभी आपके 120 क्वेश्चन हमेशा से, मतलब लंबे समय से ही, ये जब एग्जाम हो रहा है तो आप 120 ही देख रहे हो, कोई क्वेश्चन में ये परिवर्तन नहीं। पेपर टू वाले में चीजें चेंज हुई है, और कुछ पैटर्न में चेंज हुई, थोड़े बहुत क्वेश्चन ये मार्क्स में भी चेंज हुए, लेकिन आप लोग के टाइम में नहीं चेंज हुआ, बहुत पहले ही वो चेंज हुआ। लेकिन ऐसे देखा जाए तो मोर और लेस पेपर आपका जो है ये फिक्स टाइप के स्ट्रक्चर हैं, हेयर एंड देयर थोड़ा सा चेंज होते हैं। लेकिन पेपर वन में देखोगे कि क्वेश्चन का टफनेस लेवल चेंज हो जाता है, तो वो कट ऑफ कम चला जाता है। तो किसी भी चीज में आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। जैसे पेपर वन हम देखें तो मान करके चलो कि 60% के आसपास जो है, 60% क्वेश्चन के करीब जो है वो स्टैटिक होते हैं, यानी जो आपके स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं कि उसमें से चेंजेस बहुत कम होते हैं। जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन आपके आ गए, मैथ्स के क्वेश्चन आपके आ गए, आपके इकोनॉमी के बेसिक क्वेश्चन आ गए, आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, साइंस के क्वेश्चन हैं। तो कुछ क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट से आते हैं, जिसके नेचर में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। हाँ, क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में चेंज हो जाता है कि कोई क्वेश्चन का ऑप्शन इस ढंग से सेट किया गया कि वो इजी लगता है, कुछ वैसे क्वेश्चंस हैं तो वो थोड़ा टफ। लेकिन हाल के दिनों में देखोगे कि टफनेस लेवल बढ़ा। तो जो 60% एटलीस्ट जो एस्थेटिक वाला पार्ट है, जिसमें मोर और लेस फिक्स है, उस पर आपको कमांड रखना है। उसको प्रॉपर तरीका से अधिक आपका वो एक्यूरेसी होना चाहिए। तो यदि पेपर वन में हम 60% लेते हैं तो 72 ये क्वेश्चन प्लस आपके हो जाते हैं। इसे देखा जाए तो 75 क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, 75 क्वेश्चन, 120 और ये 5 है तो 75 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 75 क्वेश्चन एक तरह से आपके बेसिक स्टैटिक पोर्शन से होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करेक्ट करने की जरूरत है। एक चीज ध्यान रखना कि हमारा जो एक्यूरेसी होना चाहिए 80% मेंटेन होना चाहिए। 80% के आसपास आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। ज्यादा है तो अच्छा है,
लेकिन एक्यूरेसी कम होता है तो फिर वो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक्यूरेसी यदि कम हो रहा है तो वो निगेटिव मार्क भी तो क्रिएट कर रहा है, निगेटिव ही। अब जस्ट इमेजिन करो कि ऐसे एक 80 को ही लेकर के चलो आप, किसी ने 100 क्वेश्चन किया, अब 80% सही है, इसका मतलब है 80 क्वेश्चन आपके सही हुए, और आपका ये भी 6.66 जो है वो भी तो माइनस निगेटिव वन थर्ड वाला भी तो हुआ, तो यानी कि 73.34, यदि 80% एक्यूरेसी, तो एक्चुअली 80% एक्यूरेसी का मतलब तो देखा जाए तो 73.34 ही हुआ ना। अब उससे यदि आप कम एक्यूरेसी करते हो, मान के चलो किसी का 70 एक्यूरेसी है तो 70 ये हुआ, और इसमें से आपको 10 माइनस करो तो आपके 60 आ जाते हैं। तो किसी पर्सन ने 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और 70% एक्यूरेसी है, तो एक्चुअली में उसके 60 क्वेश्चन ही काट छाट करके सही होंगे, तो 60 क्वेश्चन हुए, इसका मतलब है 120 मार्क्स। अब इससे यदि कम एक्यूरेसी आता है तो फिर आपको क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे करने पड़ेंगे, लेकिन जब ऑलमोस्ट सारे करोगे तो फिर वो और निगेटिव में प्रॉब्लम। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो हमारा टोटल अटेम्प्ट होना चाहिए पेपर वन में, वो 100 से 110 के बीच में क्वेश्चन आप करो जनरली। अब किसी का 100 यदि एक्यूरेसी ठीक है, सपोज करो ना कि आपकी एक्यूरेसी 80% है, तो आप 100 क्वेश्चन भी करते हो तो 73.34 काट करके आ रहा। अब एक दो तो इधर उधर होना ही है, लेकिन यदि आपका 70% एक्यूरेसी होगा तो जस्ट ये 60 क्वेश्चन सही रह जाएगा, तो फिर ये प्रॉब्लम। तो 100 से 110 क्वेश्चन के आसपास आपको करने की जरूरत है। तो उसमें देखा जाए तो बहुत सारे आपके जो बेसिक वाले आ जाते हैं, जैसे उसमें देखो मैथ्स क्वांट लो, तो क्वांट में आपके 15 to 20 क्वेश्चंस, कभी देखोगे कि 15 क्वेश्चन रहते हैं, कभी 20, पहले देखोगे कि फिक्स 20 रहते थे। इधर हाल के दिनों में कभी 15, 16, 20 मतलब वेरी होते रहता, तो 15 to 20 एक मैथ में। इसमें एक्यूरेसी देखो, कुछ पर्सन ऐसे हो गए जिसमें सपोज करो कि 20 है, मान के चलो, तो 20 में कोई 18 बना सकते हैं और वो 18 पूरे सही हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी एक आध गलत हुआ, तो इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि आप 90% एक्यूरेसी कर सकते हो, इवन 100% कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो करेंगे, लेकिन 90% एक्यूरेसी इसमें अचीवेबल है। ठीक है ना। तो बेसिक्स को आपका क्लियर रखो। अब पेपर टू की बात है, तो पेपर टू में बेसिक्स आपके सबसे जरूरी क्या है, ग्रामर। एक ग्रामर में आपके कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और यदि ग्रामर सही आपका है तो उसके जो राइटिंग है उसमें भी आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई ग्रामेटिकल सही लिख रहा है और किसी का ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, तो ग्रामेटिकल जब आपका प्रॉब्लम होता है तो वो इम्पैक्ट करता है। तो बेसिक्स को अपना क्लियर करो, जो पेपर टू में है ग्रामर को रिवाइज करो। लिमिटेड चैप्टर्स हैं आपके, देखा जाए तो सब मिलाकर के 20 चैप्टर्स के आसपास होते हैं, तो उनको एक बार प्रॉपर तरीका से वर्क करो। प्लस जो पेपर वन में आप पढ़ते हो तो उसमें एडेड विद न्यूज़पेपर आपका पेपर टू का एसे, रिपोर्ट, आर्गुमेंट वो आपका कवर होता है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट को एक तरह से होलिस्टिक वे में देखना है, कि जो पेपर वन का स्टैटिक बहुत सारा पार्ट है वो पेपर टू में भी आप यूज करोगे, जो एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रहे हो या नॉर्मल कोई बेसिक बुक पढ़ रहे हो वो उसका कंटेंट यूज करोगे, प्लस इसमें करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है उसको यूज करके ही आप ऐसे वगैरह में भी कर सकते हो। ठीक है। तो स्टैटिक पार्ट को क्लियर कर रखो, स्टैटिक पार्ट यदि आपका मजबूत है तो आपके लिए वो एडेड एडवांटेज देगा। प्लस करंट अफेयर्स, देखो करंट अफेयर्स में बहुत सारे, इवन सम जो ट्रेडिशनल, यहाँ जो ट्रेडिशनल है उसमें भी कुछ करंट के घुसाए रहते हैं, क्योंकि जैसे सपोज करो ना कि पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है, लेकिन इधर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो उस बेस पे वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करंट में आज के डेट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करो तो 20 से 25 क्वेश्चन या समटाइम इवन मोर, तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके करंट वाले पेपर वन में मायने रखते हैं। और जो पेपर टू आपका है तो ऐसे, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, ये सब यदि आता है तो उसमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके होते हैं उसमें कहीं ना कहीं करंट की चीजों को ऐड करने की जरूरत होती है। ऐसे सिविल सर्विसेज वाले जो विषय होते हैं वो फुली फिलोसफिकल डायमेंशंस में है, तो उसमें करंट तो उसमें भी ऐड करने की जरूरत होती है, लेकिन उसमें करंट से ज्यादा मोर डायमेंशंस, लेकिन आपके जो ऐसे आते हैं उसमें बहुत सारे जो होते हैं वो करंट डायमेंशन से रिलेटेड होते हैं। तो करंट को आपको पेपर वन, पेपर टू, क्योंकि पेपर वन में आपके 20 से 25 क्वेश्चन जो होंगे वो करंट से होंगे। कुछ में आपको लगेगा कि ये डायरेक्ट है, नहीं है, फिर भी उसका करंट सिग्निफिकेंस होता है। प्रीवियस ईयर देखो,
आपका जो अपना असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है, तो मिनिमम 10 ईयर्स का उस पर कमांड रखो। मिनिमम 10 ईयर्स वाला जो क्वेश्चन है, उसका हर एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए, हर पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो वो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, बहुत आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो 10 ईयर्स का आपका अपना, प्लस जो सीएससी का आपका होता है, तो सीएससी में कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं काफी टफ होते हैं, तो सारे उसमें नहीं करने हैं, लेकिन ये मान करके चलो कि एवरी सीएससी पेपर लो तो उसमें 100 क्वेश्चन है। तो 50 जो होते हैं वो आपके काम के होंगे, और 50 में से उसमें जैसे कुछ करंट के हैं, तो करंट के, सपोज आज से 3 साल पहले कोई करंट पूछा गया तो आज के डेट में आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, तो उसको छोड़ देना है। या कुछ साइंस वगैरह या कुछ और क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा टफ है, तो उसको छोड़ देना। लेकिन फिर भी 10 ईयर्स के आप सीएससी को देखोगे तो एवरी सेट में आपको 50 क्वेश्चन के करीब करने हैं। फिर सीडीएस, आप में से बहुत सारे सीडीएस देते भी हो, तो सीडीएस का लास्ट 5 ईयर्स का करो, तो 5 ईयर्स का करोगे तो 10 सेट्स आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। और एक एनडीए, तो एनडीए का भी आप लास्ट 5 ईयर्स का करो तो 10 सेट्स। तो टोटल एक तरह से आपके पास 40 सेट्स हो गए। 40 सेट्स में बहुत सारे कॉमन भी होंगे, तो 40 सेट्स में यदि लो तो आपके असिस्टेंट कमांडेंट में ये क्वेश्चंस हो जाएंगे 1250 क्वेश्चंस। सीएससी में लो तो 1000 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें एक तरह से ना 500 क्वेश्चंस को ही तो करना है। फिर सीडीएस वगैरह है, तो 10 सेट्स में 1200 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें तो बहुत सारे रिपीटेड टाइप के भी होंगे, या यदि आप 100 100 मान करके चलो तो 1000 क्वेश्चन एक तरह से। एनडीए वाले में 100 100 होते हैं, तो उसको भी मान करके चलो कि बहुत ये है, 700 मान करके चलो, ठीक है। मैं इस वजह से कहता हूँ बहुत सारे, क्योंकि आपका वाला में पूरा ये रखो, क्योंकि आपके वाले में हर क्वेश्चन को ज्यादा डीपर एनालिसिस की जरूरत है। तो आपका 0 0 ये 5 हो गया, ठीक है ना। इसको भी एक तरह से फिलहाल के लिए 0 कर सकते हो, ठीक है ना। तो 0 हो गया। अब आपके 17 और 17 3400 एक तरह से, तो ये मान के चलो कि 3000 क्वेश्चन है, ठीक है। 3000 क्वेश्चन जो प्रीवियस वाले हैं, इनको प्रॉपर तरीका से करो। तो प्लीज ये इसको कर लोगे ना तो आपको स्टैटिक वाले पार्ट में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। यदि आप ये इसको सही तरीके से कर लेते हो तो स्टैटिक में आपको ए लॉट ऑफ थिंग्स। एक चीज ध्यान रखना कि आप ये नहीं सोचो कि एकदम हमको एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में मिलेगा। यस, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट में मिल जाएंगे, लेकिन उसका एडवांटेज क्या होगा, कनेक्ट द डॉट आपको करने में हेल्प मिलेगा। कनेक्ट द डॉट्स करोगे आप तो हेल्प मिलेगा कि एक किसी क्वेश्चन का एक पॉइंट है, और वो आपको, जैसे आपने प्रीवियस किया तो उसका कोई पॉइंट है आपको, जो 26 में एग्जाम होगा, तो एक पॉइंट वहां से मिल सकता है, एक पॉइंट यहाँ से मिल सकता है। और कुछ क्वेश्चन है कि सेम आपको मिल जाएगा, साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम मिल जाएंगे, पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन सेम मिल जाएंगे, हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन सेम मिल जाएंगे, इकोनॉमी के बहुत सारे क्वेश्चन सेम मिल जाएंगे। तो हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको सेम मिल जाएगा। तो इसको आप ये करो। प्लस देखो इसमें थोड़ा सा ये तो हमने इसमें जैसे जो आपका असिस्टेंट कमांडेंट है उसमें तो क्वांट ऐड है, लेकिन इसमें हमने वो ऐड नहीं किया जो अदर एग्जाम्स के क्वांट वाले हैं। तो अदर एग्जाम्स के क्वांट वाले में भी 1000 क्वेश्चन आप कर लो। एक तो आपके वाला में तो ऐड है, जो असिस्टेंट कमांडेंट है 1250, तो वो उसमें तो ऐड है। लेकिन जो और है जैसे सीएससी वाले, तो सीएससी में तो जो क्वांट वाले क्वेश्चन है वो अलग पेपर 2 में है, सीडीएस में भी अलग है, और आपका एनडीए वाले में भी अलग है। तो एनडीए वाले क्वेश्चन आपको बहुत कम करने की जरूरत है, हर सेट में आपको 10 to 12 क्वेश्चन ही करने होते हैं। लेकिन सब मिलाकर के 1000 क्वेश्चन यदि आपको क्वांट भी कर लोगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। प्लस टेस्ट, टेस्ट आप कहीं प्रॉपर फॉर्मल टेस्ट भी लिख सकते हो, या नहीं तो आपको कोई भी इन क्वेश्चंस कहीं से ले करके, जैसे आज के डेट में मार्केट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। मे भी आपको असिस्टेंट कमांडेंट करना मिले, सीएससी का ही ले लो, या उस टाइप का कहीं भी मिलता है, तो उसको प्रैक्टिस करो। तो टेस्ट वो प्रैक्टिस के फॉर्म, या तो आप प्रॉपर असिस्टेंट कमांडेंट का टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन करते हो तो दैट्स फाइन, और यदि नहीं तो कहीं से भी कोई सेट लो और उसको प्रैक्टिस करो। प्लस देखो, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की जरूरत होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं, अब आप में से ऑब्वियसली कोई ना कोई तो ऐसे होंगे जो कि लास्ट 3 अटेम्प्ट से दे रहे थे, 3 टाइम्स दिया आपने,
अभी तक रिटर्न नहीं क्वालिफाई हुआ। तो कभी कभी डाउट होने लगता है कि क्या नहीं होगा, ये है वो है। कभी भी निगेटिव थॉट ना रखो। हमारे पास आज के डेट में हर चीज के लिए एग्जाम्पल है। जो भी आप सोच सकते हो उसके लिए आपके लिए एग्जाम्पल है। हाँ, ये है कि एक्सट्रीम फॉर्म हमेशा क्रिएट होता है। जैसे सपोज करो ना कि मान के चलो कि 250 अभी तक किसी का पेपर वन में तो नहीं आया ना। अब एक्सट्रीम होगा कि कोई बोलेगा कि मैं ले आऊंगा, ले आऊंगी। तो क्या होगा, उसके एग्जाम्पल तो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन साधारण रूप में, नॉर्मल रूप में, हर टाइप के जो होते हैं वो एग्जाम्पल सब हमेशा आपको मिलते रहते हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 3 टाइम से रिटेन नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम पता चला कि टॉप 10 में, टॉप 20 में आ गए। किसी का पता चला कि पेपर वन में बहुत खराब आ रहा था, अचानक उसने 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स जंप कर लिया। ये भी है। पेपर टू में किसी को 60 आ रहा था, नेक्स्ट टाइम अच्छा मेहनत किया, 100 आ गया। तो वैसे आपको ये पॉसिबल है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखने की जरूरत है। हाल के दिनों में देखो तो कट ऑफ जो है वो कम ही होता जा रहा है। आप 21 लो तो पेपर वन में अब तक का हाईएस्ट कट ऑफ था 138 पेपर वन में। फिर 22 में 135 पॉइंट समथिंग। फिर देखोगे ये 23 में आपका 118.35। 2024 में लेस देन ये शायद 97 या समथिंग। 25 में भी उसी आसपास होगा। तो इधर हाल के दिनों में देखा जाए तो पेपर, सॉरी, वन का कट ऑफ जो है काफी कम हो गया है। तो 21 वाला जो था वो पीक था 138, ठीक है ना। लेकिन इधर हाल में काफी कम हुआ, यानी 23 वाले ये जो बैच था, ये सॉरी 24 वाले बैच, यस, उसमें 100 से बिलो पेपर बन गया। अब ये नहीं मान करके चलोगे कि हमको 26 वाला आएगा उसमें 100। ये डिपेंड करता है पेपर पे। लेकिन इन जनरल देखोगे कि पेपर का अभी टफनेस लेवल ठीक ठाक है। तो उस वैसे सिचुएशन में यदि मान के चलो कि वैसा ही रहा, जैसे 24, 25 इस टाइप का ही पेपर रहा, तो आपको टारगेट होना चाहिए कि 130 से 150 के आसपास हमको पेपर वन में लाना है, जो कि काफी अच्छा मार्क्स वैसे कंडीशन में माना जाता है। पेपर टू में देखोगे कि टारगेट रखो कि हमको ट्रिपल डिजिट में मार्क्स लाना है, क्योंकि पेपर टू में कोई चेंज नहीं हुआ है, मोर और लेस वही है, ठीक है ना। पेपर टू वाला में आपका ड्रास्टिक कोई चेंज इधर नहीं हुआ है। पेपर वन के मार्क्स में आप ड्रास्टिक चेंज देख रहे हो, लेकिन पेपर टू में नहीं देख रहे हो। तो पेपर टू में टारगेट रखो 100। अब किसी को 80 आएगा तभी सिलेक्शन हो सकता है। तो लेकिन यदि यहाँ थोड़ा कम आता है तो यहाँ पेपर वन में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, या पर्सनालिटी टेस्ट में फिर आपको इंटरव्यू में एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो इस बेसिस पे इन चीजों को ध्यान रखो। पेपर टू में क्या है कि जो बेसिक पार्ट आपका है, जैसे ग्रामर आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आपने ऐसे जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हैं, तो 5 पेपर्स को प्रॉपर तरीका से एनालिसिस करो। 5 पेपर को एनालाइज करो कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो जो थीम आपके होते हैं कि अच्छा इस थीम से आ रहे हैं, इस टाइप से आ रहे हैं। और बाकी जैसे जो करेंट वगैरह में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे पेपर वन में पढ़ रहे हो या पेपर टू के लिए पढ़ रहे हैं, तो उससे हमको टॉपिक पता चलता है। जैसे अभी वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है या इंडिया में जो कुछ हो रहा है, तो क्या आप उससे अनअवेयर हो? नहीं, अवेयरनेस है, तो उसको ही ये करके रखना है। और राइटिंग ये करो। आप देखो, ये जरूरी नहीं होता है कि हम कहीं पेड टेस्ट ही लिखें। आप खुद से सपोज करो कि पेपर, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर लिया, वो तो ओरिजिनल पेपर है आपका, वो तो यूपीएससी ने आपको पूछा। आप किसी भी पेपर को लो और रैंडम लो एक पेपर कि हाँ हमको ये पेपर लेना है, और उसको लिखो। टाइम हमारा 3 आवर्स, घड़ी अपना टाइमर चला लो, ठीक है। और देखो या टाइम नोट कर लो कि यस हमने इतने बजे से दिया है। अब सपोज करो कि ओरिजिनली आप अपने टाइम के अनुसार मान के चलो ये कर लो, 2 PM पे दो, या जिस किसी की मर्जी है तो 10 AM से ही दो, और 3 घंटे का टाइम रखो। और फिर जैसे ही 3 घंटा एक तरह से पूरा होता है तो आप देखो कि कितना हमारा कंप्लीट हो जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं कंप्लीट हो रहा तो आपको खुद से पता चलेगा। तो बहुत सारी चीज, आप बच्चे नहीं हो, बहुत सारा चीज को आप खुद एनालाइज कर सकते हो। और जहां जरूरत है वहां हेल्प लेने की जरूरत है, तो हेल्प लो, क्योंकि ये आपकी जर्नी है। टाइम पार होते देरी नहीं लगता है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, बहुत सारे इश्यूज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो कुछ चीजें हैं कि अभी मैं फिलहाल
इतना आप लोग को वीडियो काफी दिन से थोड़ा कम ये कर रहा हूँ, बट मैं एक्स्ट्रा और ये करूंगा। देखो, जो जो मेरे से जुड़े हुए रहते हैं पर्सनल, मैं उनके जो भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है वो उनको मैं दूर करता रहता हूँ, उनसे मैं कम्युनिकेट करता रहता हूँ। इधर पब्लिकली जो है, पब्लिक में कम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बट सुन आई विल अपलोड मोर मोर नंबर ऑफ वीडियोज। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं ठीक है, मेरे अपने कमिटमेंट्स होते हैं या मेरे से जो जुड़े हुए हैं, या कुछ मुझे और अपना करना रहता है तो मैं करता रहता हूँ। बट मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिन में, ठीक है, आपके एग्जाम से पहले ही, यानी कि देखो जो मई, जून और जुलाई में जो टाइम रहेगा तो उसमें मैं रेगुलर आपको चीज़ों को प्रोवाइड करूंगा। अभी थोड़ा अ, ठीक है, मेरा कुछ बिजी शेड्यूल अपना चलता है, बहुत सारे काम रहते हैं तो उन चीज़ों को भी करना है। और जो जो कैंडिडेट्स जुड़े हुए होते हैं उनको भी टाइम देना होता है, ठीक है ना? तो कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट है तो बताओ, जिनको टेस्ट वगैरह लिखना है आप लिख सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो। और जहां भी आपको मौका मिले, जहां से भी सपोर्ट मिले, क्योंकि ये आपकी जर्नी है, कभी भी डिमोटिवेटेड ना हो। कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। यदि आप रिटेन कभी क्वालिफाई कर गए, फिजिकल में भी गड़बड़ हो गया, तो ऐसा नहीं सोचो कि क्या होगा, नहीं, आप एक्स्ट्रा एनर्जी से लगाओ। अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज गेट पे खुल रहे हैं, प्लस यूपीएससी के एग्जाम को देना और क्वालिफाई करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो उस चीज का ध्यान रखो, ठीक है? थैंक यू।